सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द तिवारीज फ्रॉम कानपुर। आप सभी का दिल से स्वागत है। अभी अपन निकल रहे हैं एक छोटी सी ड्राइव के लिए। ऐसे ही घूमते हैं और बातें आते करते हैं कुछ। आई होप आपको पसंद आएंगी बातें, और सभी भाइयों से और सभी दोस्तों से निवेदन है, प्लीज़ सपोर्ट अस। मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिल में, वो मैं पूछना चाह रहा था। और मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। हो सकता है मैं मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत ना हों और लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियरली ना समझ में आए, बट जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसको कुछ ना कुछ इससे सीखने और समझने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम सभी ने, जो भी इंडियन सिटीज़न है, हम सभी ने ये सुन रखा है कि मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक ऐसा टाइम आया था इंडिया के ऊपर जब तो अपने पास कुछ ही दिन का फॉरेन रिज़र्व बचा हुआ था, और उस सिचुएशन से उभरने के लिए इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने अपना गोल्ड मॉर्गेज किया और वहाँ से पैसा लेके आए और अपनी इकॉनमी को दोबारा से रिवाइव कराया। और क्या कहते हैं कि विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट को ओपन किया, जिससे वो लोग आए और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और इंडियन इकॉनमी दोबारा से रिवाइव हुई। तो उनसे क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सिचुएशन क्या एक दिन में आ गई थी? ऐसा क्या एक दिन में हो गया था, या एक महीने में हो गया था, या एक साल में हो गया था? क्योंकि उसके पहले से ही आप ही फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आई होप कि मेरा क्वेश्चन लोगों को क्लियर हो। अगर किसी के पास रिप्लाई हो तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई दीजिएगा कमेंट्स में। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, क्या ये सिचुएशन एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में कब आई? आप फाइनेंस मिनिस्टर तो पहले से थे ना। ये तो आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या कर रहे थे, या आप किस तरीके से देश को मॉनिटर कर रहे थे, देश की इकोनॉमी को मॉनिटर कर रहे थे कि हमारा देश इस कंडीशन में पहुंच गया कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के लिए फॉरेन रिजर्व बचा। मुझे ये क्वेश्चन रैशनल लगा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन आज वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूँ और जानना चाहता हूँ, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि अगर हमको कोई भी चीज़ की तारीफ़ करी जाती है, ठीक है, मैं उनके एफर्ट्स को नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी उस समय देश में जिसकी वजह से देश की कंडीशन ये हो गई। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी आप ही थे, उसके पहले आप RBI के गवर्नर भी रहे हैं। तो एक तरीके से देश का फाइनेंस हमेशा से आपके ही हाथ में रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि देश की इकॉनमी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, डूबने की कगार पे पहुंच गई कि देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा? और एक और चीज़ है कि अगर आपको पहले से पता था कि विदेशी कंपनियों के लिए अगर भारत का मार्केट ओपन कर दिया जाए तो भारत की इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी, तो ऐसा मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने सुना है कि ये जो सजेशन था, ये सजेशन आया था IMF की तरफ से, ना कि मनमोहन सिंह की तरफ से। और इससे मैं एग्री इसलिए हूँ कि ये हो सकता है IMF की ही तरफ से आया हो, क्योंकि अगर मनमोहन सिंह जी का ये सजेशन होता तो वो तो पहले से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे।
वो पहले ही इसको ले आते। उस चीज़ की नौबत क्यों आने दी? उस चीज़ की नौबत क्यों आई कि हमारे देश के पास केवल 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा? अगर ये डिसीजन मनमोहन सिंह जी का था या ये आइडिया मनमोहन सिंह जी का था, तो उनको तो सिचुएशन पहले से ही क्लियर होगी ना, उनको तो सारी चीज़ें पहले से ही दिख रही होंगी, विजिबल होंगी, बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो पहले भी ओपन कर सकते थे इंडिया के लिए इकोनॉमी, फॉरेन कंपनीज़ के लिए इंडियन मार्केट की इकोनॉमी ओपन कर सकते थे। तो अगर प्लीज़ किसी को ये इसका रिप्लाई पता हो तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है, पॉलिटिकली है वो क्वेश्चन भी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो भोपाल में क्या बोलते हैं वो गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें ऑफिशियल फिगर है कि 25,000 लोग मारे गए, 25,000 सिटीज़न ऑफ भोपाल मारे गए। तो जो उस कंपनी का डायरेक्टर था, जो सर्वे सर्वा था, वो इंडिया से भागा कैसे? वो इंडिया से बाहर गया कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करिएगा। और तीसरा एक क्वेश्चन ये है कि जब इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड सरदारों ने, 2 सरदारों ने गोली मार के मार दिया था, तो उस समय इतना बड़ा दंगा कैसे हुआ और क्यों हुआ? और ऐसे क्या कारण थे कि उन बॉडीगार्ड्स ने, जो उनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने ने उनको मार दिया? और उसके बाद इसका सल्यूशन ये था ना कि जिन 2 बॉडीगार्ड्स ने मारा है, आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता हो वो दो। बट बाकी के सरदारों को टारगेट करना, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं था भी नहीं उस टाइम पे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। बट जब सुनता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं मेरे दिल में, मेरे मन में। वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, या आप लोगों से जानना चाहता हूँ, पब्लिक के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या सिचुएशन रही होगी कि 2 बॉडीगार्ड, जिनकी ड्यूटी ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, उन्होंने ही मार दिया। और अगर उन्होंने मार भी दिया तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना क्या अच्छी चीज़ थी? वो जो दंगे हुए, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना अच्छी चीज़ नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। आपको टारगेट करना ही है तो आप टारगेट करिए उन दोनों सरदारों को, उन दोनों ऑफिसर्स को जिन्होंने मर्डर की, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का हत्या करी थी। उनको आप जो दुनिया की सबसे कठिन पनिशमेंट हो सकती है वो दीजिए। बिल्कुल 1% का भी रहम मत खाइए। डीमोनेटाइजेशन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2016 में आया था, तो उसके पहले इंडिया नंबर 1 में आता था जो सबसे ज़्यादा करेंसी यूज़ करता था, कैश करेंसी यूज़ करता था। और डीमोनेटाइजेशन के बाद आज की डेट में इंडिया नंबर 1 पोजीशन में आता है जो सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी यूज़ करता है। आज की डेट में इंडिया के डिजिटल करेंसी के सिस्टम को बाकी बड़े बड़े देश मांग रहे हैं। तो क्या ये चेंजेस आपको दिखते नहीं? आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि देश किस तरीके से तरक्की की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? मैं एक युवा हूँ और अपने जैसे बाकी युवाओं से भी यही चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा रीजनल होइए, थोड़ा लॉजिकल होइए और अपने आप से सवाल पूछिए। किसी भी निर्णय को लेने के पहले डिसीजन होना चाहिए तथ्यों के बेसिस पे, लॉजिक्स के बेसिस पे। अभी आज की तारीख में ये जो सब्जी वाला पेमेंट लेता है क्यूआर के थ्रू, अगर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद उसका जनधन खाता नहीं खोला गया होता, तो क्या आज की तारीख में वो आदमी ऑनलाइन पेमेंट ले सकता था? नहीं ले सकता था ना।
तो जनधन खाते खोलना है या आधार लाना, या आज की तारीख में जैसे जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 80 करोड़ लोगों को, वो राशन डिस्ट्रीब्यूट होने का इतना अच्छा तरीका है कि राशन मिलेगा तभी जब आपका अंगूठा लगेगा। ठीक है, पहले के टाइम पे भी कंट्रोल हुआ करते थे जो राशन बांटते थे, पहले की गवर्नमेंट्स ने भी राशन बांटा है, मगर पहले का राशन कभी उसके एंड यूज़र तक पहुंचता नहीं था भाई। आप कंट्रोल में जाते थे, लाइन में लगते थे, वो बता देते थे कि 10 लोगों को बांटने के बाद कि भैया जितना आया था वो ख़त्म हो गया। आज की तारीख में वो जो कंट्रोल वाला है वो आंसरेबल है कि अगर 100 लोगों का आया है और 40 लोगों का अंगूठा लगा है आपके कंट्रोल की मशीन में, तो 60 लोगों का जो राशन बचा है वो है कहाँ। तो ये ट्रांसपेरेंसी है यार, ये हम लोगों को देखनी चाहिए बीइंग अ यूथ कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आज की तारीख में वो जो 60 लोगों का बचा है ना राशन, उसमें से एक का भी चुरा नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम जब राशन आएगा तो उसको 40 लोगों का ही आएगा। अगर उसको उसकी कैपेसिटी 100 लोगों को बांटने की है, अगर उस कंट्रोल को डेडिकेट किए गए हैं कि आप 100 परिवारों को राशन बांटोगे, 40 के अंगूठे लगे थे, 60 का बचा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम 40 का ही राशन आएगा, दोबारा से आपको 100 का नहीं भेजा जाएगा। पहले की गवर्नमेंट्स जो ये कर रही थी वो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा हूँ, मगर इस तरीके की कोई भी पॉलिसी नहीं थी जिससे ये लोग पता कर सकें कि कितना बटा और कितना नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोग पूछना चाहता था, और आई होप कि इन सवालों से लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छा पता लगे। बस यही मेरा मोटिव है, और कोई मोटिव नहीं है मेरा मोटिव है कि चीज़ें अच्छी हों, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, एनी हाउ तरक्की करना चाहिए, और जो आदमी तरक्की करवाने पे मतलब अग्रसर कर रहा है उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, और वही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी के आने के पहले भी हम 100 करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन थे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने से पॉपुलेशन बढ़ गई है, मोदी जी के आने के पहले भी अपन 100 करोड़ की पॉपुलेशन थे। ताज में कसाब जैसे कुछ लड़के आते थे पाकिस्तान के, जो बेतहाशा गोलियां चला के लोगों को मार रहे हैं। कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्यों मारना है, क्या क्यों कर रहे हो, ये बस हो रहा है, बस कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। मोदी जी के आने के बाद कोई आतंकवादी हमला सुना है? उरी में हुआ था, कुछ नामर्दों ने हमारे सोते हुए सैनिकों को मार दिया था वहां पे आके। तो मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के उन लोगों को मारा। अभिनंदन का प्लेन गिरा था, बाइज्जत 2 दिन में वापस कर दिया पाकिस्तान ने। कतर में हमारे 8 नेवी ऑफिसरों को मौत की सज़ा सुना दी गई थी। उन 8 के 8 ऑफिसरों को नरेंद्र मोदी जी वापस लेके आए। तो ये है आज हिंदुस्तान की ताकत, ये है आज हिंदुस्तान की पावर। चलो वो हमारे नेवी ऑफिसर थे। श्रीलंका में हमारे कुछ मछुआरे भाइयों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, उनको भी वो वापस लेके आए जिंदा, उनको भी सज़ा नहीं होने दी। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताकत। इस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप को डेवलप किया है कि दुनिया का कोई भी देश नरेंद्र मोदी जी को ना नहीं कह सकता। उनका कहना है या उनका मानना है कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या के देश हैं, दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि हम दुनिया के। बहुत बड़ा चेंज है मेरे भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस बात को समझने की कोशिश तो करो।
एक जगह मैंने पढ़ा था, मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगा। कोविड आया, वर्ल्ड वाइड आया कोविड, ठीक है। और कोविड आने से कई कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा, बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा। और उस लॉकडाउन का जो क्या बोलते हैं आउटकम ये निकला कि इकॉनमियाँ बैठ गईं। बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी इकॉनमी बहुत डाउन हो गई। अपनी इकॉनमी क्यों नहीं डाउन हुई, और अपनी जीडीपी इतनी तेज़ी से कैसे ग्रोथ कर रही है, और क्यों ग्रोथ कर रही है? तो इसका रिप्लाई है भाई, दो तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। एक है वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसी, जो अमेरिका, यूएसए और यूरोपियन यूनियन और बाकी सारी कंट्रियां यूज़ करती हैं, उसको वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। उस इकोनॉमिक पॉलिसी में करते क्या हैं? उस इकोनॉमिक पॉलिसी में का कहना ये है कि आप अपने व्यापारियों पे पैसा भर दीजिए, उनको सब्सिडी दीजिए, उनको फैसिलिटीज़ दीजिए, वो सारा का सारा पैसा आपके एंड नीचे की जनसंख्या के लोगों के तक पहुंच जाएगा। ये वेस्टर्न इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। इंडिया में जो लगाई गई, जो नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन से बाहर आने के बाद अपने देश की इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए जो काम किए, वो ये हैं कि इन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी लगाई उसको बोलते हैं चाणक्य नीति, ठीक है। वो चाणक्य इकोनॉमिक पॉलिसी है। वो पॉलिसी बोलती है कि जो भी सब्सिडी या जो भी फैसिलिटीज़ देनी है, वो आप अपने सबसे लोअर क्लास जो बंदे हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, उनको दीजिए, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको दीजिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इससे अंतर क्या क्या आता है। जैसे हम सभी को पता है कि आज की तारीख में गल्ला बांटा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। लगभग सभी लोगों ने अपनी जो सेविंग थी वो खा डाली लॉकडाउन में, ठीक है। अब लॉकडाउन में सेविंग खाने के बाद उनके पास, लोगों के पास ये पैसा नहीं बचा, जो दिहाड़ी मजदूर थे, बात कर लेते हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं, उन लोगों के पास अब वो पैसा नहीं बचा कि वो सरवाइव भी कर पाएँ। तो उनको गल्ला दे दिया गया, राशन दे दिया गया, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। उनको राशन मिल गया, उसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने कमाया, जो कुछ भी उनकी अर्निंग हुई उस टाइम ड्यूरिंग भी, वो काम तो कर रहे होंगे राशन मिलने के बाद। राशन मिलने के बाद जो कुछ भी उन्होंने कमाया, उससे उनकी परचेजिंग पावर घटी नहीं, ठीक है। जो हमारे लोअर क्लास था उसकी परचेजिंग पावर बनी रही। परचेजिंग पावर बनी रहने से हुआ क्या कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रही। मार्केट में जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रही तो जो व्यापारी है, जो हमारा बिजनेसमैन क्लास है, उसकी मजबूरी है प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि मार्केट में डिमांड, अगर वो नहीं बनाएगा तो कोई और बना देगा। तो उन सभी व्यापारियों को क्या किया गया, छोटे छोटे टाइम के लिए लोन दिए गए। छोटे छोटे टाइम के लिए जो लोन दिए गए, उनसे जो इंटरेस्ट आया, उससे जितना भी गल्ला बांटा गया उसका पैसा रिकवर हो गया। हमारी जनता को गल्ला मिल गया, राशन मिल गया, जिससे उनकी परचेजिंग पावर, मतलब उनको अब बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें नहीं खरीदनी है, घर में खाना है, खाने की चिंता नहीं करनी है। उसके अलावा अब जो भी वो कमा रहे हैं उससे उनकी परचेजिंग पावर बनी रही। और वेस्ट में क्या हुआ, वेस्ट में उन लोगों ने अपने बिजनेसमैन को पैसा दिया, उन्होंने प्रोडक्ट तो बहुत बना दिए, उन्होंने प्रोडक्शन कर दी, सब्सिडी मिल गई, इसकी वजह से प्रोडक्शन कर दी, मगर नीचे के जो लोग थे उनके पास बाइंग पावर ही नहीं रही। जब बाइंग पावर नहीं रही तो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रही, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रही तो कितना भी मैन्युफैक्चर कर दीजिए, वो बिजनेसमैन को रिटर्न नहीं देगा। वो रिटर्न तो तब देगा ना जब वो मैन्युफैक्चर्ड माल बिक जाएगा। तो ये दोनों ही पॉलिसीज़ में अंतर था। ये मैंने बहुत, मतलब मैं बेसिकली उस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि कोई चीज़ फ्री बांटी जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि अगर बांटा जा रहा है तो उसका कारण क्या है और क्यों बांटा जा रहा है। और दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बांटे गए। अब हम लोग सभी जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जो भी रह रहे थे लोग, कच्चे घरों में जो रह रहे थे, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, पानी यूज़ कर रहे थे, और सारी सुविधाएं जो अवेलेबल हैं वो यूज़ कर रहे थे।
बिजली यूज़ कर रहे थे कटिया मार के, पानी यूज़ कर रहे थे किसी भी हैंडपम्प से लाके या कहीं और से लाके, उनको आपने एक पक्का घर दे दिया। उनको अब जब आपने एक पक्का घर दे दिया तो अब जब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उसका बिल देंगे, वाटर यूज़ करेंगे वाटर टैक्स देंगे, ज़मीन घर पे रह रहे हैं घर का हाउस टैक्स देंगे। आपने वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को वापस से इकोनॉमी में जोड़ दिया डायरेक्टली, जिससे कि रेवेन्यू देश का बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ये वाकई सल्यूट डिज़र्व करता है। नरेंद्र मोदी जी सल्यूट डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े देश में ये सारी चीज़ें लाई और लागू करी, जिससे हमारे देश की इकॉनमी बैठने नहीं पाई, डूबने नहीं पाई। और मैं पर्सनली दिल से बहुत सपोर्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए अगली बार भी। और एक और बात, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई बेटा है, ना उनका कोई बच्चा है, ना उनकी कोई धर्मपत्नी है जिसके लिए उनको ताकत या उस चीज़ों की भूख हो या ज़रूरत हो। मगर हाँ, देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की बहुत ज़रूरत है। वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उसके पहले गुजरात के सीएम रहे हैं। वो अगर नहीं भी जीतते हैं तो भी उनका जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। मगर जो हम लोगों को नेता मिला है ना, वर्ल्ड लीडर जो मिला है अपने प्रधानमंत्री के रूप में, वो हम खो देंगे। तो मेरी गुजारिश है सभी यंगस्टर से कि प्लीज़ आप मेरी बताई हुई बातों पे गौर करिए और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके उत्तर दीजिए। और अगर मैं कहीं कुछ गलत बता रहा हूँ या मुझे कोई चीज़ें नहीं पता हैं तो प्लीज़ मेरे को वो बातें भी बताइए, जिससे मैं भी कुछ सीख सकूँ और आप लोग सीखिए। और रिक्वेस्ट है कि देश के हित के लिए डिसीजन लीजिए, जो देश के लिए बेहतर हो वो निर्णय लीजिए। महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला कहते थे कि अगर 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। 370 हटा दी नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ है, आज कश्मीर में हमको पत्थर मारने वाली घटनाओं की खबर नहीं आती। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपके देश, आपके घर में खाना नहीं है, जो कि पहले कश्मीर की सिचुएशन थी, आपके घर में खाना नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि 500 रुपये ले लो, सामने एक फौजी खड़ा है बंदूक लिए हुए, उस पर पत्थर चलाओ। तो उस नौजवान की मानसिक स्थिति को एक बार सोचने और समझने की कोशिश करिए कि जो इतना मजबूर हो गया कि सामने से गोली वापस मारी जा सकती है, उसके बावजूद वो पत्थर लेके खड़ा है। आज की तारीख में नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्योंकि आज उसके पास रोजगार है। वो तब भी खड़ा हुआ था इसलिए क्योंकि उसको घर को अपने सरवाइव कराना था, घर वालों के लिए खाना लेके आना था। आज कश्मीर में जितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, पिछले 77 सालों में नहीं हुआ। आई होप कि मैंने जो भी बातें करी हैं उससे आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और एक अच्छा निर्णय लें आप लोग, और 2024 के चुनाव में बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और जो मेरे क्वेश्चन थे, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करिएगा। और अगर मैंने कोई भी बात गलत बोली हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मगर मेरा औचित्य और मेरा जो मोटिव है वो यही है कि हमारे देश का जो नवयुवक है वो जागरूक हो और जागरूक होने के बाद देश हित में निर्णय ले। सिर्फ इतना ही चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गौरव तिवारी कानपुर से। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी करी हुई बातें आप लोगों को पसंद आई हों तो प्लीज़ इनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये हर उस नौजवान तक पहुँचे जो 2024 में देश का भविष्य डिसाइड करेगा, जो वोट डालेगा। हमारे चैनल का नाम है द तिवारीज फ्रॉम कानपुर। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। आप सभी को गौरव तिवारी की तरफ से जय हिंद।